हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 9 चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अभी तक जो हमने सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन सबको सिलेक्ट करने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेसमैन को या पार्टनर्स को अपने माइंड में रखने चाहिए, उन सब फैक्टर्स को आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग पढ़ लेते हैं, जिससे आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझ में आ जाए। We know that there are many forms of business organization such as sole proprietorship, joint Hindu family business, partnership, cooperative society and company organization etc. हमें पता है कि हम लोगों के पास बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सिलेक्ट करने के लिए। सोल प्रोप्राइटर होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, पार्टनरशिप होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इन सब के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। वी हैव टू डिसाइड विच वन ऑफ द बेस्ट इन वन ऑफ देम, ईच वन ऑफ देम हैव देयर ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर हमें डिसाइड करना है कि इन सब में से कौन सा बेस्ट है, लेकिन हमें पता है कि हर किसी की क्या है, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अपने आप में ही कुछ एडवांटेजेस हैं और अपने आप में ही कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर वन टू चूज करेक्टली अमंग देम। ये किसी बिजनेसमैन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चूज करना कि वो कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस के लिए कमेंट्स करें। While selecting the forms of business organization, every partner, member, owner, etc. must keep some factors in terms of money, place, and term of business, etc. in mind. जब उनको कोई बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना है, तो उनको कुछ फैक्टर्स होते हैं पैसों से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड और टर्म ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, उनको माइंड में रखना चाहिए। Professor L.H. Haney has suggested some points that one should keep in mind before opening a new venture. प्रोफेसर एल एच हैनी ने कुछ पॉइंट्स बोले हैं जो एक इंसान को, एक एंटरप्रेन्योर को अपने माइंड में रखने चाहिए बिफोर वो कोई बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चूज करे। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट है कैपिटल रिक्वायरमेंट। While starting a new venture, capital investment is the most important factor. जब भी कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करना होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है हमारा? कैपिटल रिक्वायरमेंट। द रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है? साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। Only after checking the finance, one should select the form of organization. जब कोई एंटरप्रेन्योर अपने फाइनेंस को चेक कर ले कि हाँ उसके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, तभी वो कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करे। जैसे कि अगर सोल प्रोप्राइटर है, कोई इंडिविजुअल बिजनेस ओपन करना चाहता है तो उसके लिए कम फंड्स लगेंगे, लेकिन अगर कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना चाहता है तो उसके लिए ज्यादा फंड्स लगेंगे। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है वो किसी भी न्यू वेंचर को स्टार्ट करने में या सिलेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्या है? लायबिलिटी ऑफ ओनर। ओनर्स की लायबिलिटी। दोज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हैव द मिनिमम रिस्क अपीयर्स टू बी गुड टू द ओनर। अब कोई भी वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना पसंद करेगा जिसमें जो लायबिलिटी होगी उसकी वो क्या होगी? सबसे कम होगी। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सोल प्रोप्राइटर में ओनर की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, वो अनलिमिटेड होती है। अगर वो कोई किसी क्रेडिटर की पेमेंट करने में चूक जाता है, डेट देने में रह जाता है, तो उसके पर्सनल एसेट्स को बेच के वो पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि पार्टनर्स की, मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है टू देयर एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। जितने वो कैपिटल लेके आए हैं उसी में उसकी उतनी ही तक ही उनकी लायबिलिटी होगी, उसमें उसके कोई भी पर्सनल एसेट्स नहीं बेचे जाएंगे। तो इस अगर लायबिलिटी की बात करें तो हर किसी को कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सूट करेगी? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? फैसिलिटी इन फॉर्मेशन। द सिलेक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द फॉर्मेलिटीज टू बी ऑब्जर्व्ड एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस। अब एक फॉर्म ऑफ बिजनेस को सिलेक्ट करने से पहले जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको उसके प्रोसीजर को, कैसे उसको रजिस्टर करना है, कैसे उसको स्टार्ट करना है, क्या क्या लॉज है, उन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। और अगर इसकी बात करें तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करने के लिए और उसके बहुत सारे लॉज हैं जो एक कंपनी के पर्सन को, शेयर होल्डर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं शेयर सोल प्रोप्राइटर की बात करूं तो सोल प्रोप्राइटर के केस में इतनी फैसिलिटी, इतने कोई भी फॉर्मेशन की फैसिलिटी नहीं होती जो उसको लीगल फैसिलिटीज को कंप्लीट करना पड़े। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी कैसे है कि वो लोग वही बिजनेस, कोई भी वही बिजनेस करना पसंद करेगा जो लंबे टाइम तक चलेगा और लंबे टाइम तक उनको क्या देगा?
प्रॉफिट देगा। इफ एन एंटरप्राइज हैज द क्वालिटी ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी देन वन शुड गो विद दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर किसी एंटरप्राइज को क्या चाहिए, किसी के पास कॉन्टिन्यूटी और स्टेबिलिटी है, मतलब वो मार्केट में काफी लंबे टाइम तक टिक सकता है, तो हर कोई वही फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप ले लीजिए या पार्टनरशिप ले लीजिए। तो इस केस में क्या होता है, अगर सोल प्रोप्राइटर है और सोल प्रोप्राइटर को कुछ हो जाता है, इंसेन हो जाता है, डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वो बिजनेस क्या हो जाता है, उसकी कॉन्टिन्यूटी वहीं खत्म हो जाती है, उसको चलाने वाला कोई नहीं होता। वहीं अगर मैं जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करूं या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो उसमें अगर जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता को कुछ हो जाता है, तो जो नेक्स्ट सक्सेसिव होता है उसको क्या दे दी जाती है, कर्ता की जगह दे दी जाती है। और कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसको मेंबर्स के आने और जाने से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को सेलेक्ट करने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टैक्स लायबिलिटी। इन द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टैक्स implications plays an important factor. The organization that has minimum tax liability is considered best. अब किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस को सिलेक्ट करने से पहले टैक्स लायबिलिटी को भी क्या करते हैं एंटरप्रेन्योर अपने माइंड में रखते हैं। जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा टैक्सेस होंगे वो क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, उससे दूर भागेंगे। लेकिन जिसमें टैक्स फॉर्मेलिटीज होंगी ही नहीं, वो क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करना पसंद करेंगे। अब मैं अगर इसमें एग्जांपल दूं तो सोल प्रोप्राइटर इज बेस्ट, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर स्मॉल लेवल पे होता है और उस पर इतना कोई भी टैक्स इम्प्लीकेबल नहीं होता। वहीं अगर मैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वहां पे क्या है, वो एक हाई लेवल पे होता है और वहां पे टैक्सेस भी उनको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मैनेजीरियल नीड। अब जो भी मैनेजीरियल नीड है वो भी एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहता है। द डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट दैट एन एंटरप्रेन्योर डिजायर टू हैव ओवर बिजनेस अफेक्ट द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस। जो एक एंटरप्रेन्योर चाहता है कि उसका कंट्रोल हो और वो अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज करे, वो भी क्या करता है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करने में, चूज करने में एक बाधा क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। एज फार एज पॉसिबल द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज एंड शुड अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जितना हो सके उतना जो भी हमने फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट की है या करनी है, उसमें क्या होनी चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर मार्केट में सपोज आज किसी और चीज की डिमांड है और कल वो डिमांड किसी और चीज की हो रही है, तो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, जो मैनेजमेंट होनी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन की, वो इतनी क्विक होनी चाहिए कि अगर कल ये डिमांड थी, आज ही है, तो वो आज जो डिमांड है उस पर काम करके शाम तक प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचा दे। तो इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमने वही डिसीजन लिया है, हम वही प्रोड्यूस करेंगे। क्यों प्रोड्यूस करोगे, जब उसकी डिमांड ही नहीं है तो आपको कुछ प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी डिसीजन में भी और मैनेजमेंट में भी होनी चाहिए। The flexibility of administration is closely related to the internal organization of business. जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, लॉज की, जो भी वो रूल्स और रेगुलेशन में बनाते हैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, वो एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है बिजनेस की। द मैनर इन विच ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी आर स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है वो स्ट्रक्चर की गई है, किस तरीके से वो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड है, सेक्शंस में डिवाइड है, यूनिट्स में डिवाइड है और उनकी क्या क्या अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन सबको लेके भी वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अब स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे भी चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। द स्केल ऑफ प्रोडक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इफ द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज लार्ज एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड टू अर्न प्रॉफिट, while in case of business on small scale, business techniques and machinery can be used as per the need. कैसे स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंपैक्ट करता है, अब अगर स्मॉल स्केल है, सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर एक स्मॉल स्केल पे ही कर सकता है, तो उसको अपने बिजनेस को कमेंस करने के लिए ज्यादा ना कैपिटल चाहिए, ना ज्यादा उसको हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको सिर्फ कुछ कुछ सामान चाहिए जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स को या अपने बिजनेस की नीड को कंप्लीट करके प्रॉफिट अर्न कर सके। वहीं अगर मैं कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो उस केस में उनको क्या चाहिए होता है, मॉडर्न टेक्निक्स और लार्ज मशीनरी वगैरह चाहिए होती है, ताकि वो अच्छे से प्रोडक्शन कर सके, लार्ज स्केल पे ज्यादा प्रोड्यूस कर सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी क्या करता है, हमारे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करने में एक बड़ा फैक्टर साबित होता है। नेक्स्ट क्या है, लीगैलिटी। Apart from being useful from economic point of view, a business should be useful from the legal point of view also. A business can run properly only when there are rules and regulations regarding it. अब लीगैलिटी में क्या आ जाता है, हर बिजनेस को कमेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो एंटरप्रेन्योर को अपने माइंड में रखने हैं जब वो बिजनेस को चूज कर लेगा और उसको कमेंस करेगा। तभी एक बिजनेस क्या होगा, लॉफुल तरीके से रन कर पाएगा।
अब मैं अगर सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की बात करूं तो उनको रजिस्ट्रेशन की भी कोई जरूरत नहीं होती और उन पे इतने लॉज भी इम्प्लीमेंट नहीं होते। वहीं अगर मैं कोऑपरेटिव की बात करूं और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो उस केस में लॉज भी बहुत सारे होते हैं और वहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होता है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है नीड ऑफ सीक्रेसी। The entrepreneur will also have to be careful while to ensure that the form of organization chosen by him will allow vital business secrets to retain without being leaked out to the competitor। अब ये नीड ऑफ सीक्रेसी भी क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सिलेक्टिंग और इन चूजिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हर एंटरप्रेन्योर चाहेगा कि उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करे, उसके सीक्रेट्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन रहे, वो किसी भी तरीके से कहीं से भी लीक ना हो उनके कंपेटिटर को। तो इसके लिए बेस्ट क्या है, इसके लिए सोल प्रोप्राइटर बेस्ट है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर क्या करेगा, वो एक ही अलोन बंदा है, बिजनेस को चला रहा है, तो सारे आइडियाज उसके पास रहेंगे। और सबसे वर्स्ट क्या है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, क्योंकि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं और मैनेजमेंट उनकी अलग होती है, मैनेजर और ओनर्स अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन है, जो सीक्रेट्स है, वो क्या होते हैं, हर जगह फैल जाते हैं। दिस विल नेचुरली मीन दैट ही विल हैव टू सिलेक्ट हिज एसोसिएट विद एटमोस्ट केयर। जो इसकी वजह से सीक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना पड़ता है, जो भी वो स्टाफ को सिलेक्ट करते हैं उनको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना होता है, बहुत लॉयल स्टाफ को सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल, कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसे अफेक्ट करता है एक चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। Entrepreneurs hate to choose a form of organization to conduct their business where there is always remain a great possibility of governmental interference and control। हर किसी को कोई अगर उसमें निगरानी रखे तो वो पसंद नहीं है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिसपे गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल होता है और हर एंटरप्रेन्योर चाहेगा कि गवर्नमेंट का लेस से लेस कंट्रोल हो उनके बिजनेस में। तो इस केस में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हो जाएगा, एक तरह से उसकी डिसएडवांटेज हो जाएगी कि गवर्नमेंट का तो हम पे कंट्रोल है। वहीं अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल लेस होता है। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर क्या चूज सिलेक्ट करना पसंद करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप सुनना पसंद करेगा। आई होप आपको ये 11 के 11 पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है इन 11 पॉइंट्स का, द डिसीजन टू सिलेक्ट अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेकन वेरी केयरफुली एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज इट आफ्टर इट हैज बीन सिलेक्टेड। जब भी कोई भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर रहा है तो उसको ये सारे पॉइंट्स जो भी हमने पढ़े हैं वो अच्छे से ध्यान में रखने चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर एक बार उसने बिजनेस को सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो उनको चेंज कर पाए। Every businessman has to keep the above mentioned point in mind while selecting the business organization he wanted to choose। बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, एक ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े उनको माइंड में रखना चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने कल के लेक्चर में बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज करेंगे। अभी जो हमने पढ़े वो क्या थे, उसमें था कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस को सिलेक्ट करने से पहले हमें कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। अभी क्या हो गया, अभी हमने बिजनेस को सिलेक्ट कर लिया, अब बिजनेस को सिलेक्ट तो कर लिया, अब उसको हम स्टार्ट किस तरीके से करें, अब वो हम पॉइंट्स पढ़ेंगे कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कौन से पॉइंट्स एंटरप्रेन्योर्स को अपने माइंड में रखने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।